Dear students, how are you? I hope you will be fine and better. जल्दी से अपने वीडियो को बेटा विजिबल कीजिए। वीडियो विजिबल होगी जिससे पता चलता है कौन कौन से बच्चे हैं लाइव। मिलने का मौका मिलेगा, कोरोना के बाद तो वैसे ही बहुत कम मिल रहा है। कल अपना जो टॉपिक था, मेन जो टॉपिक था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन, उनके शोषण, उनके दोहन के कारण उत्पन्न हुई। और बेटा हमें एक नई डेवलपमेंट की डेफिनेशन मिली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। लेकिन एक डेफिनेशन देने से क्या बेटा यह प्रॉब्लम शूट आउट हो सकती है? नहीं हो सकती बेटा, एक डेफिनेशन देने से कभी नहीं हो सकती। इसलिए एक पृथ्वी सम्मेलन भी किया गया, अर्थ समिट अपने कल देखा था 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। और उसमें बेटा कुछ नियम्स बनाए, वो 21 नियम्स थे बेटा। उन नियमों की संख्या थी 21। इसलिए उन नियमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। इसे समझ ले बेटा, यह बेटा कोशिश की गई कि पूरी दुनिया के लिए, होल वर्ल्ड 21 नियम हों। लेकिन अमेरिका की कंडीशन अलग है, भारत की कंडीशन अलग है, भूटान और नेपाल की कंडीशन अलग है, उनकी भौगोलिक कंडीशन अलग है, डेवलपमेंटल कंडीशन अलग है, इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है, डिफरेंट है। तो सभी नियम बेटा किसी भी देश पे लागू नहीं किए जा सकते। मान लो आज कोई भी ये देश कहता है कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी प्रकार का वेपन और हथियार नहीं बनाएगा। मान लो कि एजेंडा 21 में ये तय कर दिया कि भाई आज के बाद विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार के हथियार नहीं बनाएगा, तो अमेरिका का तो टेंशन ही नहीं बेटा, वो तो पहले बहुत से हथियार लेकर के बैठा है, उसके पास तो बहुत से वेपन है, ठीक है। उसके पास तो इतने परमाणु बम है कि पूरी पृथ्वी को 350 बार से भी ज्यादा बार नष्ट कर सकता है, उसको तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन भारत को तो जरूरत है बेटा, भारत उस नियम को नहीं मान सकता। भारत के तो पड़ोसी अपने, मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि अपने तो यहाँ पे परम मित्र रहते हैं अपने पास में, ठीक है। अपने को सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है, अपन उस नियम को नहीं अपना सकते। तो फिर तय किया गया कि भाई दुनिया के लिए अलग से 21 नियम रखते हैं। अब हर देश अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने अपने विकास के स्तर के अनुसार अपने 21 नियम तय करें, ठीक है। क्या तय किया गया था कि अब सभी देश, विश्व के सभी देश अपने अपने लिए 21 नियम तय करें, यानी 21 नियमों का एक एजेंडा बनाए जो हर देश अप्लाई करेगा। अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई अपने को हथियारों की जरूरत अपन बना सकते हैं। लेकिन मान लो ऐसी कोई चीज है जिसकी अपने को जरूरत नहीं है, तो अपन उसको पेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया के बड़े देश है बेटा, जिनकी आबादी ज्यादा है, पॉपुलेशन जहां पे बहुत ज्यादा है, जिनका एरिया बहुत ज्यादा है, या विविधताएं बहुत ज्यादा है, अलग अलग वहां पे बेटा एनवायरमेंट है, अलग अलग क्लाइमेट है, तो उस कंडीशन में भी सभी जगह इक्वल नियम नहीं हो सकते। तो सबसे पहले बेटा पूरे विश्व के लिए 21 नियम, देन हर कंट्री अपने लिए 21 नियम बनाए, फिर कंट्री से आपके स्टेट्स आ जाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा बेटा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन।
तहसील, जिले, ब्लॉक, ये अपने अपने लिए 21 नियम निश्चित करें और उन नियमों को अप्लाई करें। यही था एजेंडा 21। समझ में गया बेटा? एजेंडा 21 क्या है कि हर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट्स, कंट्रीज अपने अपने लिए अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से 21 नियम रखें, 21 नियम रखें, जो एजेंडा 21 कहलाए। एक क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज एजेंडा 21? व्हाट इज एजेंडा 21? सबसे पहले देखो बेटा कि एजेंडा 21 कहां हुआ। ध्यान रखना बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता। जो आपकी ज्योग्राफी वाली बुक है, इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है 2 मार्क्स के, और 2 मार्क्स में लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। इसीलिए इनमें से क्या करता है, वो 1 लाइनर क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन उसने बना दिया कि अर्थ समिट कहां पे हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ। कब हुआ? जून 1992 में हुआ। इसे सम्मेलन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ऐसे बड़ा छोटे क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, क्लियर हो बेटा? तो छोटे छोटे डिवाइडेशन में अपन लेके चलेंगे। लेंथी क्वेश्चन बनता है, उसको भी अपन क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड लेकर चलेंगे, जिससे अपन छोटे क्वेश्चन अपने मिस नहीं हो। फर्स्ट बेटा, इट इज ए डिक्लेरेशन, यह एक घोषणा थी। ठीक है, इट इज ए डिक्लेरेशन, यह एक घोषणा थी, साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स, जिसपे विश्व के नेताओं के हस्ताक्षर थे। मैंने आपको बताया था कि विश्व के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, ठीक है, कहीं प्रधानमंत्री होता है, कहीं राजा होता है, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्होंने इस पे साइन किए, इस घोषणा पत्र पे। कब किए बेटा? 1992 में किए। कहां किए? रियो डी जेनेरियो। कौन से देश में बेटा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अब देखते हैं इसके एम्स क्या क्या थे। भाई अपने को रियो डी जेनेरो की जरूरत पड़ी क्यों? ठीक है, पहला बेटा, कंट्रोल एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीजेस। जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है उसे सीमित करना, पर्यावरण के नुकसान को सीमित करना, पॉवर्टी गरीबी को दूर करना, डिसीज बीमारियों को नियंत्रित करना। महामारी आती है ना, प्लेग आता है, कभी चेचक आता है, अभी कोरोना आ रहा है। ठीक है, कोरोना के बाद में फिर स्टेन आ गया, स्टेन के बाद में डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा के बाद में डेल्टा प्लस आ गया। तो ऐसी बीमारियों को कंट्रोल करना। सेकेंड है डेवलप, ग्लोबल, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड शेयर्ड responsibilities, responsibilities। फिर आपके एजेंडा 21,
एजेंडा 21 is that every local government should draw its own local agenda 21। समझो बेटा, इसके एम्स क्या है? कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसास्टर्स। पर्यावरण के नुकसान को नियंत्रित करना, पर्यावरण के नुकसान को बेटा नियंत्रित करना, गरीबी या निर्धनता को उन्मूलन करना, उसे समाप्त करना या उसमें कमी लेके आना, डिसास्टर्स बीमारियों को कंट्रोल करना, पहला उद्देश्य होगा। सेकंड है डेवलप ग्लोबल कोऑपरेशन, एक वैश्विक आपसी सहयोग विकसित करना जिसमें विश्व के विकसित देश निर्धन और गरीब देशों की सहायता करेंगे, आपस में एक सहयोग विकसित करेंगे। साथ में शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये नहीं है कि भाई सारी जिम्मेदारियां हैं वो निर्धन देशों पे हैं कि आप एसी नहीं चलाओगे, आप अपने यहाँ पे गाड़ियां नहीं चलाओगे, आप कार नहीं चलाओगे, ठीक है, आप फैक्ट्री नहीं चलाओगे, माइनिंग नहीं करोगे, वनों की कटाई नहीं करोगे, नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी की रहेगी, चाहे वो डेवलप कंट्री हो और चाहे वो अनडेवलप हो। फिर अपना एजेंडा 21 वास्तव में है क्या? अपन ने इतना पढ़ा, रियो डी जेनेरो 92, ठीक है, 100 देशों ने के राष्ट्राध्यक्षों ने उस पर साइन किए, हस्ताक्षर किए, लेकिन ये है क्या वास्तव में? जो आपके बेटा एजेंडा 21 है वो है कि हर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन अपने लिए 21 नियम बनाए और उन नियमों को अप्लाई करे। वास्तव में बेटा एक्चुअल में यही एजेंडा 21 है, यही एजेंडा 21 है। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? बेटा जिन स्टूडेंट्स को कल की क्लास यूट्यूब पे नहीं मिल रही, मिल जाएगी, एडिट चल रही है, ठीक है, जैसे हो जाएगी मिलेगी, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी। जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले पाए थे उनको बेटा पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है, वो काम प्रोसेस में है, जैसे आएगा बेटा सभी को अवेलेबल हो जाएगा। वॉइस प्रॉब्लम है, एक बार आप अपना स्पीकर चेक करें, नेट कनेक्शन चेक करें बेटा। जी हाँ, एक बार अपने स्पीकर और नेट को चेक करें। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बेटा नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, टेंशन ना लें, लेकिन आप विजिबल रखो, अपने वीडियो को बेटा विजिबल रखा करो। जिससे हमें भी ऐसी फीलिंग है कि वास्तव में आप एक क्लासरूम में हो और हम एक क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं बोलता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, मैं बात कर दूंगी। और किसी को बेटा वॉइस में प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बेटा।
नीड resources planning why we need resources planning हमें संसाधनों को प्लान करने की बेटा सोच समझ करके उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं या आप जो कहते हो कि सर पेपर में ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कहते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद कि सर ने पढ़ाया नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था, पता नहीं पेपर ही कहां से बना दिया। ठीक है, एग्जाम में बहुत चला ना बेटा। अब ठीक है, टेक्निकल मिस्टेक्स थी, नो प्रॉब्लम, नो इशू। वापस कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। किसी भी प्रकार के विकास के लिए, किसी भी प्रकार के विकास के लिए बेटा यह कंपलसरी होता है कि रिसोर्सेज हों। लेकिन जब आप रिसोर्सों का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा उनका उपयोग करने लग जाते हैं, तो रिसोर्सेज या रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण करना या उन्हें प्लान करना कंपलसरी हो जाता है ना बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लो बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसे समझना है। ठीक है, समझना है बेटा, इसलिए माइंड को कॉन्स्टिट्यूट रखिए। व्हाट आर लैंड यूटिलाइजेशन? What are land utilization? भूमि उपयोग क्या है? How many types of land uses? How many types of land uses बेटा? भूमि के किस किस काम में उपयोग हो रहे हैं, इस चीज को अपने को देखना है। भूमि के यूजेस कौन कौन सी जगह हो रहे हैं और इसको बेटा अपने को समझना है। फर्स्ट बेटा आपके पहला जो उपयोग होता है वो होता है फॉरेस्ट। फर्स्ट जो यूज होता है बेटा वो होता है फॉरेस्ट या वनों में। ठीक है, ऐसे पृथ्वी जहां पे वन पाए जाते हैं, जैसे आपके सरिस्का है, रणथंभौर है। ठीक है बेटा, सेकंड लैंड नॉट अवेलेबल लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भूमि जो
खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें बेटा आपके टू टाइप्स हैं। ए बैरन लैंड और बी है लैंड पुट टू नॉन agricultural uses. Example, road, buildings, houses. समझो बेटा, पहले इसको दो को समझते हैं, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। फॉरेस्ट का क्या क्लियर हो गया, जहां पे जंगल पाए जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। सेकंड आप क्या था बेटा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भूमि जो खेती करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी भूमि को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपके बैरन लैंड, बंजर भूमि, एक तो बेटा आपके बंजर भूमि, और सेकंड है बेटा ऐसी भूमि जिसपे सड़क बनी हुई है, मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है, घर बने हुए हैं, नहरें बनी हुई है, यानी वो ऑलरेडी कृषि के अलावा अन्य कामों में उपयोग ली जा रही है। ठीक है, अब खेत में तो बेटा खेत जो आपके खेत उसमें तो खेती होती है, लेकिन जहां पे मकान है वहां पे तो खेती नहीं होगी, जहां पे रोड है वहां पे तो खेती नहीं हो सकती, जहां पे हॉस्पिटल है, जहां पे स्कूल है वहां पे तो खेती नहीं हो सकती। तो ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अपन सभी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं बेटा, बंजर भूमि किसे कहते हैं? बंजर भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि, ध्यान देना बेटा, ऐसी भूमि जिसपे वर्तमान तकनीक का उपयोग करके, ऐसी भूमि जिसे वर्तमान तकनीक का उपयोग करके कृषि योग्य नहीं बनाया जा सके। ऐसी भूमि जिसे वर्तमान तकनीक का उपयोग करके कृषि योग्य नहीं बनाया जा सके, वो कहलाती है बैरन लैंड, बंजर भूमि। दैट्स क्लियर बेटा, दोनों क्लियर हो गए? थर्ड बेटा अदर uncultivated, other uncultivated, other uncultivated लैंड, अन्य ऐसी भूमि जो खेती के काम में नहीं आ रही। ठीक है, अन्य कृषि योग्य अर्थ भूमि। इसमें एक तो है बेटा आपके पाश्चर, जिसको बोलते हैं चारागाह,
ग्रेजिंग लैंड, गोचर भूमि, पास्चर और ग्रेजिंग लैंड। अंडर इसमें बेटा आपके तीन टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें आपके तीन टाइप्स हैं, वापस हम लोग फॉरेस्ट वन, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, कृषि कार्यों के लिए अवेलेबल नहीं है। एक तो बैरन लैंड हो गई, इसमें तो अपन बेटा कृषि कर ही नहीं सकते क्योंकि बंजर भूमि तो है जिसे टेक्निक्स का उपयोग करके भी खेती योग्य नहीं बनाया जा सके। इसके अलावा ऐसी भूमि जहां पे रोड है, बिल्डिंग है, हाउस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कंस्ट्रक्शन जहां पे हो चुका है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अन्य ऐसी भूमि जहां पे बेटा खेती नहीं हो रही है, जहां पे खेती नहीं हो रही है, कृषि नहीं हो रही है, समझ आ रहा है? अन्य ऐसी भूमि जहां पे कृषि नहीं हो रही है, इसमें एक तो पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, ये सरकारी भूमि होती है, ठीक है। हर ग्राम पंचायत में सरकार कुछ भूमि रिजर्व रखती है, पशुपालक उस भूमि पे अपने पशुओं को चरा सके, ठीक है। पशुपालक जो अपने भेड़ बकरी रखते हैं, ठीक है, किसी के खेत में तो बेटा चरा नहीं सकते, इसलिए सरकार क्या करती है, कुछ भूमि रिजर्व रखती है हर ग्राम पंचायत में, उसको चारागाह और गोचर भूमि बोलते हैं। मान लो सरकार को जरूरत पड़ गई, अपन बात करें किराड़ोद ग्राम पंचायत की अपन बात करें, ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो चारागाह भूमि है उसकी सरकार को जरूरत पड़ गई, तो ले तो सकती है, लेकिन उतनी ही भूमि दूसरी ग्राम पंचायत में बेटा गवर्नमेंट को छोड़नी पड़ेगी चारागाह के लिए, ठीक है। ऐसी भूमि जहां पे पेड़ों वाली या फल फूलों वाली खेती हो रही है, अपन नहीं बोलते फार्म हाउस, ठीक है, सेब के बागान, आपके बादाम के बागान, चाय के बागान, ये ऐसी भूमि है बेटा जो बड़े पेड़ों की जहां पे खेती होती है, फलदार पेड़ों की जहां पे फसलें होती हैं, वो आ गई इसमें। तीसरी बेटा कल्चरेबल वेस्टलैंड, खेती योग्य भूमि है लेकिन बेकार भूमि, ठीक है, जहां पे खेती की जा सकती है लेकिन क्या बेटा ये बेकार पड़ी है, समझ में आ रहा बेटा? ऐसी भूमि समझ लो बेटा, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, आपको लिखा दूंगा, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड बेटा, इसको समझ लो, ऐसी भूमि जिसपे पिछले 5 सालों से खेती नहीं हो रही, आपके आसपास कोई ऐसा खेत हो जो 1 साल से खाली पड़ा है, अभी बेटा आपकी फसल बोई जाएगी ना, बोई जाएगी नहीं बोई जाएगी, बाजरा बेटा बोई जाएगा ना। अगर मान लो बेटा
उस समय कोई खेत खाली रहता है, उसको अपन भूगोल में बोलते हैं, ज्योग्राफी में बोलते हैं प्रतिभूमि, यानी उस पर खेती नहीं हुई। 1 साल तक प्रतिभूमि, ध्यान रखना। 5 साल तक पुरातन प्रति। 5 साल से ज्यादा यदि किसी खेत में फसल नहीं उगाई जाती है तो वो होती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कल्चरेबल वेस्टलैंड। कृषि योग्य है लेकिन कैसी बेटा? व्यर्थ है, बेकार है। कृषि योग्य है लेकिन बेकार है, ठीक है। अब बताओ खाली भूमि को भूगोल में क्या बोलते हैं? परती, ठीक है। खाली भूमि को भूगोल में क्या बोलते हैं? प्रतिभूमि। और अपने गांव में क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? बता सकता है जिस खेत में फसल नहीं होती? बदवाड़। बदवाड़ी बोलेंगे ना दीप सिंह, ठीक है बेटा, उसी को परती बोलते हैं। नाउ बेटा आपकी क्लास को आज करते हैं, इसी टॉपिक को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया वापस बेटा इसी को अपन रिपीट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। गुड डे, गुड बाय। कल मिलते हैं इसी समय एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए कल विदा। ध्यान रखना अलविदा नहीं है, फिर मिलेंगे कल विदा।